हे नर्स, आई एम नितिन। आर्ट की फील्ड में अगर कोई सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ें जो ह्यूमंस ने इन्वेंट करी है तो वो है कार्टून्स। मतलब किसको कार्टून्स पसंद नहीं, क्या पसंद नहीं थे? क्योंकि कुछ लोगों को कार्टून्स टाइम के साथ चाइल्डिश लगने लगते हैं, बट रियलिटी तो ये है कि इन कार्टून्स का इन्फ्लुएंस हम सब पे है। जिनने एक अच्छा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस किया है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं और नेगेटिव भी। बट रियली कार्टून्स एक तरीके से हमारे चाइल्डहुड को कैसे डिफाइन करते हैं और उनका कितना बड़ा रोल है हमको वो पर्सन बनाने के लिए जो आज हम हैं। कार्टून्स एक टाइप की विजुअल आर्ट होती है, वो आर्ट जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग, वीडियो, स्कल्पचर, फोटोग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कार्टून ज़्यादातर ड्रॉ किया जाता है क्या एनिमेट किया जाता है अनरियलिस्टिक वे में। मतलब आप जब कार्टून देखते हैं तो आपके ये थॉट्स नहीं होते कि ये एक लिटरली ह्यूमन है, नहीं। बट जब आप एक कार्टून को देखते हैं तो वो एलिमेंट जैसे कि ह्यूमन से रिसेंबल कर होता है। वेल ह्यूमन्स ही नहीं बट बिल्डिंग्स, कार, डॉग सबको रिसेंबल कर रहा होता है। देखने में ये काफ़ी अनरियलिस्टिक होते हैं, इसीलिए इनको ह्यूमरस वे में दिखाया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि इसका भी मीनिंग टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। बट इसका मॉडर्न मीनिंग होता है कि कोई इमेज या सीरीज ऑफ इमेज सैटिरिकल, कैरिकल्चर और ह्यूमर के लिए यूज़ की जाती हैं। इसका सेकंड मीनिंग है मोशन पिक्चर, जैसे कि वीडियोस, मूवीज़ जो फ्रेम बाय फ्रेम एडिट करी जाती हैं, जो कई सारी फुटेज को कंपाइल करके बनाई जाती हैं। और क्या तुमको पता है कि एक वीडियो रिकॉर्डर ऐसे ही वीडियो नहीं बना देता, बट वो एक्चुअली फ्रेम्स कैप्चर करता है और उसको कंपाइल करके देता है हमें। जैसे कि 30 FPS मतलब 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब वो कैमरा 30 फ्रेम्स कैप्चर करेगा और उसको कंपाइल करके आपको देगा। इसके मेरे हिसाब से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्लिप बुक्स। ये बुक जिनको आप ऐसे करते हैं जो आपको एक काइंड ऑफ वीडियो ही देते हैं, और काइंड ऑफ वीडियो कैमरास भी ऐसे ही वर्क करते हैं। और जो इंसान कार्टून बनाता है उसे हम कहते हैं कार्टूनिस्ट या एनिमेटर। सर जॉन टेनियल, एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के इलस्ट्रेटर, 1850 में पंच मैगजीन को ज्वाइन किया था इनने, जहां इन्हें 2000 से ज़्यादा कार्टून दिए अपने 50 साल के टाइम में। और पंच मैगजीन ने पहली बार वर्ड कार्टून का यूज़ किया था आज के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो मीनिंग आज हम जानते हैं उस वे में। और ये वन ऑफ द पायनियर है कार्टून्स को सैटिरिकल ह्यूमरस वे में रिप्रेजेंट करने में। गैग कार्टून टिपली मैगजीन्स वगैरह में पाए जाते हैं, जो कुछ इस तरह के होते हैं। यहाँ कॉन्वर्सेशन थॉट्स को बैलून में शो किया जाता है, जिसे स्पीच बैलून कहा गया है। कई न्यूयॉर्क के कार्टूनिस्ट और खुद पीटर आर्नो खुद को फादर समझते हैं गैग कार्टून्स का। गैग कार्टून्स भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि एडिटोरियल कार्टून्स एक्सक्लूसिवली ज़्यादातर न्यूज़ पब्लिकेशन और न्यूज़ वेबसाइट पे पाए जाते हैं। ये कार्टून वैसे तो लगता है कि ह्यूमरस हैं, बट ये काफ़ी सीरियस होते हैं, जो आयरनी के सटायर का यूज़ करते हैं किसी पॉलिटिकल टॉपिक या सोशल इशू को इलिस्ट्रेट करने के लिए। ये कई बार मल्टीपल पैनल्स भी यूज़ करते हैं और ये स्पीच बैलून भी यूज़ करते हैं। क्या करते थे? कॉमिक स्ट्रिप्स, जिसे यूजुअली कॉमिक्स कहा जाता है। ये एक छोटी सीरीज होती है जो कार्टून्स को इलिस्ट्रेट करती है एक सीक्वेंस में। इनमें ह्यूमर तो होता ही है, बट इनमें एक स्टोरी दिखाई जाती है, ड्रामा होता है, एडवेंचर होता है, जिससे कॉमिक्स काफ़ी इंटरेस्टेड बनती हैं। बट आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कार्टून ज़्यादातर एनिमेटेड देखा जाता है। कॉमिक्स स्ट्रिप और अर्ली एनिमेटेड फिल्म्स की सिमिलर स्टाइल की वजह से कार्टून्स को एनिमेशन की तरह रिफर करा जाने लगा, और वर्ल्ड कार्टून को करंटली एनिमेटेड कार्टून्स और गैग कार्टून्स के रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। इस न्यू मूविंग इमेजेस एनिमेटेड कार्टून की सक्सेस के बाद वर्ल्ड कार्टून ज़्यादातर उन टीवी प्रोग्राम्स और शॉर्ट फिल्म को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करा जाने लगा जिनका एम चिल्ड्रंस होते थे। मतलब बहुत पहले से ही ये स्टीरियोटाइप बन गया था कि कार्टून तो सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं। 1980s में कार्टून को छोटा करके सिर्फ टून कर दिया गया, सिर्फ टून, नो कार। यंग चिल्ड्रंस कार्टून से न्यू साउंड, शेप्स, कलर्स और कई चीज़ सीख सकते हैं। कार्टून देखते वक्त किड्स डांस करते हैं, जॉय फील करते हैं, कोई नई मोरल वैल्यू सीखते हैं, जिसको देख के पेरेंट्स भी काफ़ी खुश फील करते हैं। आजकल चिल्ड्रंस के पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो कोई लंबी स्टोरी सुने जो उन्हें सुनाई जाती है। उनको पसंद होता है शॉर्ट और सिंपल कार्टून देखना, और कार्टून काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल की तरह वर्क करते हैं उनको कोई रियल लाइफ में चीज़ वर्क कैसे करती है वो समझाने के लिए। जैसे इंडिया में कई लोग डोरेमोन को कार्टून समझते हैं, तो हमने बचपन में कितने इससे लाइफ लेसन सीखे हैं। केयर करना, फ्रेंडशिप डेवलप करना, हार्डशिप्स को ओवरकम करना। और सिर्फ यही एक शो नहीं है, बट हज़ारों शो हैं जिनने हमें कई अच्छी अच्छी मोरल वैल्यूज सिखाई, जैसे कि टॉम एंड जेरी, मिस्टर बीन, पोकेमोन, बेन 10, करेज द कावरी डॉग, स्कूबी डू, डेक्स्टर लैबोरेटरी, मिक्की माउस, पावर रेंजर्स, जो अपने वे में काफ़ी हिलेरियस होते थे, बट कोई ना कोई लाइफ लेसन देख के जाते थे। चाहे वो कुछ नया सिखाना हो, एक्सप्लोर करना, एडवेंचर पे जाना, अपने फियर से लड़ना, आज की सोसाइटी कैसे काम करती है वो दिखाना। बट इससे कई नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कार्टून का एडिक्शन। जहाँ वहाँ तो पेरेंट्स काफ़ी खुश थे, बट यहाँ काफ़ी पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अपने बच्चों को समझाया करते हैं, कभी कभी उनको डांट भी देते हैं, जिसका उन पर काफ़ी ख़राब असर पड़ता है। मतलब बच्चे पे काफ़ी ख़राब असर पड़ता है, जैसे कि किसी भी चीज़ का एडिक्शन ख़राब होता है, और अब वो रीडिंग नरेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और कई कार्टून शोज वल्गर कंटेंट भी दिखाते हैं।
जिसकी वजह से चिल्ड्रन इस टाइप के कंटेंट से बहुत यंग एज पर ही फेमिलियर हो जाते हैं। बट फिर आज की एज में अगर कोई बच्चा इंटरनेट पे है और फिर जो मेजॉरिटी में है तो वो पहले इस टाइप के कंटेंट को एक्सप्लोर कर चुका है। बट मूविंग ऑन, लोग कहते हैं कि पहले कार्टून्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उनमें कोई बात होती थी, क्वालिटी होती थी, एंड दे आर प्रोबेबली राइट। आज के कार्टून्स काफ़ी मैच्योर होते हैं, वायलेंस जैसे एलिमेंट को कैरी करते हैं और ह्यूमर को भूल जाते हैं, काफ़ी डम भी होते हैं। बट मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता कि पहले के नहीं होते थे, बट फिर वो उस एज ग्रुप के लिए बनाए भी जाते थे, बट उनको ह्यूमर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता था। और ऐसे कुछ लेजेंडरी कार्टून्स के सीक्वल रिलीज किए जाते हैं जो लोगों के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं गेन करता है, वो उनमें बात नहीं रहती, क्योंकि जो हमने एक समय पर देखा होता है उससे काफ़ी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जब मैं टॉम एंड जेरी, डोरेमोन, मिक्की माउस के न्यू एपिसोड देखता हूँ तो वो फीलिंग नहीं आती जो प्रॉब्ली पहले आया करती थी। वेल, एजिंग तो एक फैक्टर है ही, बट इनका एनिमेशन जो इतना बदल गया है, इतना मॉडर्न हो गया है, जो इनको इनके क्लासिक एपिसोड से अलग करता है। मुझे नहीं पसंद एक्स्ट्रा रियलिस्टिक विद हाई कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस वाले एपिसोड, मुझे तो वो एपिसोड पसंद है जो बिल्कुल सिंपल थे, जो कार्टून्स को रियली डिफाइन करते थे। और ऐसे कई रीजन हैं जिसकी वजह से पुराने कार्टून बेटर थे, जैसे कि उनके कैरेक्टर ज़्यादा अच्छे होते थे, कोई मोरल ऑफ द स्टोरी प्रोवाइड करते थे, एजुकेशनल होते थे, इनका एनिमेशन हैंड ड्रॉन होता था, क्रिएटिव होते थे, सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करते थे, कम अनोइंग होते थे, और इनसे हम काफ़ी अटैच थे और आगे भी रहेंगे, और हमें ये बोर्डम से बाहर निकालते थे। थ्योरी ऑफ अटैचमेंट किसी भी तरीके के रिलेशनशिप पे अप्लाई की जा सकती है, फ्रेंडशिप पर, इमोशनल अफेयर्स पर, रिलेशनशिप्स पर, कार्नल रिलेशनशिप्स पर, और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स पर भी, जिसमें कार्टून्स भी आ जाते हैं। वेल, थ्योरी ऑफ अटैचमेंट की लिटिल डिफरेंशन थोड़ी अलग होती है। जैसे कि ये थ्योरी कहती है कि क्यों एक चाइल्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है बॉन्ड क्रिएट करना अपने फैमिली मेम्बर, केयर टेकर के साथ, और उस पर्सन की लॉस उस चाइल्ड की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, उसके एडल्टहुड रिलेशंस को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। बट इस थ्योरी को डिफरेंट जगह यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया फ्रेंडशिप वगैरह में। अटैचमेंट थ्योरी को इनिशियली 1960-70 के समय में प्राइमरी चिल्ड्रंस के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया जाता था, बट 1980s में इसको एक्सटेंड कर दिया गया एडल्ट रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के लिए। 4 मेन अटैचमेंट स्टाइल्स को आइडेंटिफाई किया गया है एडल्ट्स में। सिक्योर अटैचमेंट है कि दूसरों और खुद के लिए एक पॉजिटिव व्यू रखना। सिक्योरली अटैच्ड पीपल कुछ इन स्टेटमेंट्स पर एग्री करते हैं। मैं इसको लेके काफ़ी कंफर्टेबल हूँ कि मैं दूसरों पर डिपेंड कर सकता हूँ और वो मुझ पर डिपेंड कर सकते हैं। मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है कि दूसरे मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या मैं अकेला हो जाऊँगा। ये लोग काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से, और उनके अटैचमेंट के साथ इनके इंटरेक्शन काफ़ी इंटरैक्टिव और अच्छे होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये काफ़ी स्मूथली एडोलसेंस से एडल्टहुड में ट्रांजिशन कर लेते हैं। इनसिक्योर अटैचमेंट, इसकी कई सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि एंशियस प्रीऑक्युपाइड अटैचमेंट। इस स्टाइल में कोई अपने लिए तो एक नेगेटिव व्यू रखता है बट दूसरों के लिए एक पॉजिटिव व्यू रखता है। एडल्ट्स जो इस स्टाइल से एसोसिएटेड होते हैं वो कुछ इन स्टेटमेंट्स पर एग्री करते हैं। मुझे दूसरों के साथ कंप्लीटली इमोशनली कनेक्टेड रहना है, बट मुझे कई बार लगता है कि दूसरे लोग हेजिटेट करते हैं इतना क्लोज आना जितना मैं उनके साथ क्लोज आना चाहता हूँ कि आना चाहती हूँ। मैं बिना किसी क्लोज रिलेशनशिप के काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, क्या हो जाती हूँ। कई बार ये भी चिंता करता हूँ कि दूसरे मुझे इतनी वैल्यू नहीं करते जितनी मैं उनको वैल्यू करता हूँ, क्या करती हूँ। लोग जो इस स्टाइल से एसोसिएटेड होते हैं वो अपने अटैचमेंट फिगर्स से मनोकामना करते हैं एक हाई लेवल की इंटीमेसी, अप्रूवल और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। मतलब ये चाहते हैं कि इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए, और ऊपर वाले स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि ये अपने आप को, अपनी वर्थ को डाउट करते रहते हैं। डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट, इस स्टाइल में कोई अपने लिए तो एक पॉजिटिव व्यू रखता है बट दूसरों के लिए एक नेगेटिव व्यू रखता है, और ये कुछ इन स्टेटमेंट्स पर एग्री करते हैं। मैं किसी इमोशनल रिलेशनशिप के बिना भी बढ़िया, मतलब कंफर्टेबल हूँ। मैं ये नहीं प्रेफर करता हूँ कि दूसरे मुझ पर डिपेंड हो, क्या मैं उन पर डिपेंड करूँ। लोग जो इस स्टाइल से एसोसिएटेड होते हैं वो डिज़ायर करते हैं डिपेंडेंस के लिए, क्लोज अटैचमेंट, इंटीमेसी वगैरह से दूर ही रहना पसंद करते हैं, और ये अपनी फीलिंग्स को भी छुपाए रखते हैं। ये लोग रिजेक्शन को भी फेस करने में एक्सपर्ट होते हैं। फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट, इस स्टाइल से एसोसिएटेड लोग एक अनस्टेबल, क्या आप कह सकते हैं एक फ्लक्चुएटिंग, मतलब चेंज करते रहते हैं अपने व्यूज दूसरे लोगों के लिए और अपने लिए। लोग जो ट्रॉमा, किसी लव्ड वन की डेथ, क्या चाइल्डहुड एडोलसेंस में अब्यूज से सफ़र करते हैं, वो इस टाइप की अटैचमेंट को डेवलप कर सकते हैं और एग्री करते हैं कुछ इन स्टेटमेंट्स पर। मैं कुछ हद तक अनकंफर्टेबल हूँ दूसरों के क्लोज होने में। मुझे इमोशनली क्लोज रिलेशनशिप चाहिए, बट मैं दूसरों में कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, क्या उन पर डिपेंड नहीं हो सकता हूँ कम्प्लीटली। जैसे कि इन सबसे पता चलता है कि ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं इमोशनल रिलेशनशिप्स को लेके, अपने आप को अनवर्दी समझते हैं। ये भी अपने अटैचमेंट से कम इंटीमेसी एक्सेप्ट करते हैं और अपनी फीलिंग्स को भी सरप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से ये कम कंफर्टेबल होते हैं दूसरों के लिए अफेक्शन दिखाने में। स्टडीज ये बताती हैं कि लोग जो इनसिक्योर अटैचमेंट
अटैचमेंट से लिंक्ड होते हैं उनको कई मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और डिफरेंट डिसऑर्डर्स। एक और स्टडी बताती है कि किसी पर्सन की अटैचमेंट स्टाइल उसकी सेल्फ स्टीम को इफेक्ट करती है जब वो एडल्ट हो जाते हैं। बट होम सिकनेस एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें कोई डिसस्ट्रेस फील करता है क्योंकि वो अपने घर से दूर होता है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं कर पाता जो वो अपने घर पे कर सकता है, उन लोगों से नहीं मिल पाता जिनसे वो अटैच्ड होता है, कुछ फ्रीली नहीं कर सकता, मोबाइल चैनल से लेकर कार्टून देखने तक। और वो पर्सन सफ़र कर सकता है डिप्रेशन और एंजाइटी के कॉम्बिनेशन से। और होम सिकनेस में किसी टॉपिक पे फोकस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ये किसी भी एज के पर्सन को हो सकता है। नियरली सब लोग अपने होम के बारे में कुछ ना कुछ मिस करते हैं, इसीलिए होम सिकनेस को कहा गया है एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है। और होम सिकनेस भी कहीं ना कहीं तक हमारी कार्टून देखने की आदत में एक मेजर रोल प्ले करता है बचपन में। और एक और चीज़ है जो मेजर रोल प्ले करती है, पता है क्या, जिसका मैंने अभी तक नाम भी नहीं लिया और शायद आपने भी उसी वजह से इस वीडियो पे क्लिक करा हो। नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया होता है कि पास्ट को फिर लाना, उसको चाहना, होप करना कि वो गुड ओल्ड डेज फिर से आ जाए, वही पुराने इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़ जिससे हम इतने कनेक्टेड थे, वही म्यूज़िक, मूवीज़, शोज़, गेम्स, कार्टून को फिर से वैसे ही एक्सपीरियंस करना जैसे हमने फील किया था जब उनको पहली बार देखा था। इसी कारण की वजह से पास्ट को कई लोग पॉजिटिवली देखते हैं, ज़्यादा फेवर करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की तुलना में, जिसे वो नेगेटिवली देखते हैं, जिसे कहा गया है डिक्लाइनिज्म। इसको डिस्क्राइब किया जाता है ट्रिक ऑफ माइंड कह के। वेल, शोज़, कार्टून्स वगैरह एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं नॉस्टैल्जिया को एक्टिवेट करने के लिए। वेदर और एनवायरनमेंट जैसे नेचुरल फिनोमेना भी की फैक्टर्स हैं। नॉस्टैल्जिया हमारा मूड इंप्रूव करता है। वैसे तो नॉस्टैल्जिया नेगेटिव फीलिंग्स के साथ ट्रिगर होता है, बट धीरे धीरे उस पर्सन का मूड जो नॉस्टैल्जिया एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगता है। और कई बार अपने गुड ओल्ड डेज को याद करके हम अपने खराब समय से भी बाहर आ जाते हैं। अच्छा, लोनलीनेस हमें किस तरफ लीड करता है? हाँ, नॉस्टैल्जिया की तरफ। इससे हमें सोशल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करके, उन लोगों को याद करके जो आपके क्लोज थे या हैं, जिससे हमें सोशल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जेनिफर ई स्मिथ लिखती हैं अपनी एक बुक दिस व्हाट हैप्पी लुक्स लाइक में, चाइल्डहुड मेमोरीज वर लाइक अ एयरप्लेन लगेज, नो मैटर हाउ फार यू वर ट्रेवलिंग or how long you needed them to last. You were only ever allowed 2 bags, and while those bags might hold a hazy recollections, it didn't seem enough to last whole lifetime. But really हम अपने चाइल्डहुड को इतना मिस क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम बच्चे थे तब हम कहा करते थे हमेशा कि कब हम एडल्ट हों, बड़े हों। जब तुम और मैं बड़े हुए तो क्रेव करने लगे अपने चाइल्डहुड के लिए, जब कोई चिंता नहीं थी, कोई एंजाइटी नहीं थी। हम रोज उठते और एक्सप्लोर करते और अपने क्वेश्चंस का आंसर पाते हैं। और एज ह्यूमंस हम हमेशा प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते हैं और फ्यूचर को प्लान करते हैं। और इसीलिए शायद हम पास्ट को चाहते हैं क्योंकि हमने पास्ट से कितना कुछ सीखा होता है। और उन दिनों हम सोचते हैं कि पॉसिबली मैंने हर चीज़ अचीव कर ली है। हमें फ्यूचर की अनसर्टेनिटी डराती है। एक सर्वे में जिसमें 2000 एडल्ट्स थे, उनमें 67% ने कहा कि वो अपने चाइल्डहुड को चाहते हैं और 4 आउट ऑफ 10 ने कहा कि वो उनके गोल्डन डेज थे। हम चाइल्डहुड को मिस करते हैं क्योंकि तब इतना सब आसान था, सिंपल था, जो एडल्ट होने के बाद नहीं रहता है। वर्क होता है, स्ट्रेस होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं, डेथ का फियर होता है। बट कई एडल्ट्स ये भी कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड बहुत ख़राब था, तब भी मैं अपने चाइल्डहुड को मिस करता हूँ। क्या करती हूँ? शायद वो एक्सपीरियंस कर चुके हों अब्यूज़, डिवोर्स उनके पेरेंट्स का, क्या डेथ किसी लव्ड वन की, और चाहते हो एक रियल चाइल्डहुड जो उनको तब नहीं मिला हो, इसीलिए वो शायद मिस करते हैं उसको जो उनको कभी नहीं मिला। वैसे ओल्ड डेज को याद करना, नॉस्टैल्जिक होना कोई ख़राब बात नहीं है, बट हमेशा याद करना वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि उस चीज़ पे इतना टाइम वेस्ट करना जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो पास्ट में एग्जिस्ट करती थी, थोड़ा ख़राब है। जो तो अपने पास्ट को लेके बार बार खुद को जज करते हो, अनवर्दी समझते हो। हम कई बार ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं जिसे हम पास्ट में मिले होते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते उस एक्सटेंट तक जो हमारी चीज़ों को कोप करने की एबिलिटी को इफेक्ट करता है। नॉस्टैल्जिया की वजह से हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जो मैंने बताया जो हमें डराता है, और टेंस कर देता है, क्या पैनिक कर देता है, जो एंजाइटी में रिजल्ट करता है। अब इस वीडियो के ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि क्या रियली कार्टून्स हमारे चाइल्डहुड को डिफाइन करते हैं? अगर पूरा चाइल्डहुड कहा जाए तो नहीं, सिर्फ कार्टून्स ने हेल्प नहीं करी हमें वो बनाने के लिए जो आज हम हैं। और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि फ्रेंड्स, पेरेंट्स, मूवमेंट्स, इवेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कार्टून्स ने हमारे चाइल्डहुड में एक पार्ट प्ले किया है, एक मेजर पार्ट प्ले किया है। सो इन माई केस, क्योंकि लोगों के डिफरेंट ओपिनियन, पर्सपेक्टिव होते हैं। क्योंकि कई लोगों को अब कार्टून बिल्कुल इलॉजिकल बच्चों की चीज़ लगती है, चाहे उनने 15-15 घंटे कार्टून देखे हों। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन से एज के कार्टून देखे हैं। वो एब्सोल्यूट मास्टर क्लास लेजेंडरी कार्टून्स भी आजकल के मेजॉरिटी कार्टून्स कुछ को छोड़ के ज़्यादातर आउटरेजियसली गार्बेज, डम और शिट हैं।